नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे अपन नर्सिंग का जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग का मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक जो होता है उसके बारे में अपन क्या करेंगे। आज पूरा का पूरे कोर्स का अपन क्या करेंगे, सब यूनिट वाइज अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा अच्छे से अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके अंदर अपन बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक जो अपने जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, पर यूनिट वाइज अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज आप जुड़े हो एसआर नर्सिंग क्लासेस के साथ में। ठीक है, मैं गोविंद राज सुरयाल आपका जो आपको पढ़ाऊंगा मैं साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन आपका साइकेट्रिक का। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसको अपन कॉमनली अपन बात करते हैं साइकेट्रिक के बारे में। ठीक है, ये साइकेट्रिक वर्ड आया कहाँ से, इसको अपन कहाँ से वर्ड आया ये, और कहाँ से अपने को ये सुनने में आया है कि भाई अपने को साइकेट्रिक वर्ड कहाँ से और कहाँ से अपने को देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इंट्रोडक्शन के अंदर आपका साइकेट्रिक वर्ड आया कहाँ से। तो साइकेट्रिक वर्ड आया आपके ग्रीक लैंग्वेज से। कहाँ से आया आपके ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका ग्रीक लैंग्वेज कौन सा वाला आपका साइकी, कौन सा वर्ड है आपका साइकी। ठीक है, जिसका मीन्स होता है आपका सॉल, जिसका मीन्स क्या होता है सॉल। साइकेट्रिक का जो आपका जो वर्ड है वो कहाँ से आया आपके ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मीन्स होता है आपके साइकी, और साइकी का मीन्स क्या होता है आपका सॉल होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन साइकेट्रिक, काफ़ी लंबा वर्ड है जिसके अंदर हम बात करते हैं साइकी। साइकी का मतलब होता है आपका सॉल। बात करेंगे अपन दूसरा जो होता है आपका आइट्रिक, कौन सा होगा आपका आइट्रिक, जिसका मतलब होता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसका मतलब क्या होता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। और दूसरा वाला जो थर्ड वर्ड है वो उसको हम बोलते हैं आइस, जो होता है किसको डिनोट करता है आपके ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस को। किसको डिनोट करेगा ये आपके ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस। इसका मतलब साइकेट्रिक का पूरा वर्ड क्या होता है कि सॉल्व मतलब जितने भी जो साइकेट्रिक के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी माइंड से लेके आपके सॉल्व तक के जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो एक क्या है आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, पूरी की पूरी एक आपके क्या होते हैं मेडिकल की ब्रांचेस होती हैं जो क्या करती हैं जनरली जो जितने भी जो इलनेस होते हैं मेंटल इलनेस उन सबको क्या करता है प्रॉपरली इनको क्या करता है ट्रीटमेंट देता है उनको प्रॉपरली, साथ में आपके प्रिवेंशन भी देता है और साथ साथ में आपके रिहेबिलिटेशन को भी क्या करता है प्रमोट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड आपका जो वर्ड साइकेट्रिक है। ठीक है, जो आपका जो वर्ड साइकेट्रिक है इसको किसने मतलब कॉइन दिया है। ठीक है, मतलब इसको किसने नाम दिया था, साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ को किसने नाम दिया था। तो आप बताएंगे, आपको पता होगा जैसे जोहानन जो क्रिश्चियन जो रेल थे, कौन थे आपके जोहान जो क्रिश्चियन जो रेल थे, इन्होंने सबसे पहले साइकेट्रिक जो वर्ड है उस वर्ड को उन्होंने नाम दिया था कि साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ को अपन क्या बोलेंगे साइकेट्रिक। किसने बोला था, इन्होंने जोहान क्रिश्चियन रेल। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन बात करेंगे इसके अंदर कि जो फादर ऑफ जो मॉडर्न साइकेट्रिक है कौन सा है आपके फादर ऑफ जो मॉडर्न साइकेट्रिक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक अपन किसको बोलेंगे, फिलिप पाइनेल को। किसको बोलेंगे अपन, फिलिप पाइनेल को। ठीक है ना, अब बात करेंगे अपन मेन जो फादर ऑफ जो साइकेट्रिक है, मेन जो फादर ऑफ साइकेट्रिक है उनको अपन क्या बोलते हैं फादर ऑफ साइकेट्रिक, जिसको अपन क्या नाम दिया उन्होंने एसेपिडस। क्या नाम दिया अपन ने इसको एसेपिडस। एसेपिडस जो थे वो कौन थे आपके फादर ऑफ साइकेट्रिक थे। ठीक है, अब बात करेंगे फादर ऑफ साइकेट्रिक के बाद में अपन बात करेंगे मदर ऑफ साइकेट्रिक। मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग कौन थे आपके हिल्डगार्ड ई पेप्लाउ। कौन थे आपके हिल्डगार्ड ई पेप्लाउ जो थे वो कौन थे आपके मदर ऑफ साइकेट्रिक थे। ठीक है, तीसरी बात करेंगे अपन नेक्स्ट फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन थे आपके बेंजामिन रश। कौन थे बेंजामिन रश जो थे वो कौन थे आपके फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक थे। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट। अब जैसे आपको पता होता है कि एक तो होता है आपके फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं, दूसरा आपके देखने को मिलता है आपको मेंटल इलनेस या फिर मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, जनरली जो फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो अपने को फिजिकल जो सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को वहाँ पे मिलते हैं, तो अपन क्या करते हैं फिर डॉक्टर के पास में जाके कंसल्ट वगैरह करते हैं। लेकिन जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो इतना इजीली डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट जो होते हैं पेशेंट क्या रहते हैं प्रॉपरली थोड़ा सा पुअर इनका प्रिवेंशन देखने को मिलता है। लेकिन आज के टाइम के अकॉर्डिंग अपन देखें तो मैक्सिमम जो देखने को मिलता है वो अपने को क्या देखने को मिलता है, आपको मेंटल इलनेस आपको देखने को मिलती है। सबके अंदर देखने को मोस्ट कॉमनली आपको मेंटल इलनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि मेंटल हेल्थ की बात करेंगे अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, मेंटल आपके पर्टिकुलरली जो आपके माइंड के जितने भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिनोट करता है आपके मेंटल को। ठीक है, आपकी जो हेल्थ आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, आपने जब 12th के अंदर भी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य आपका जो हेल्थ है उस हेल्थ की डेफिनेशन आपने देखी होगी। तो अपन सब बोलते हैं कि हेल्थ क्या होती है, तो हेल्थ क्या होता है आपके कंप्लीट फिजिकल और
मेंटल और स्पिरिचुअल और आपके जो सोशल जो वेलबींग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। और साथ ही साथ कोई भी आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इलनेस वहाँ पे आपको एब्सेंट देखने को मिलता है। मतलब अपन डेफिनेशन की बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, उसको हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, तो आपके देखो हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सोशल वेलबींग आपको मतलब बहुत अच्छे से आप कोई किसी प्रकार की आपके अंदर कोई भी डिजीज और कोई भी आपको सिम्टम या फिर कोई भी आपको किसी प्रकार का इलनेस आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप क्या हो, इसकी मतलब इसका मतलब आप प्रॉपरली क्या हो, आप हेल्दी हो। ठीक है, अब मेंटल हेल्थ क्या होता है, तो मेंटल हेल्थ भी क्या है, एक मेडिकल साइंस का बहुत ज़्यादा एक पार्ट होता है, बहुत ब्रॉड पार्ट होता है, जिसके अंदर अपन क्या बात करते हैं, जितने भी जो मेंटल इलनेस होती है, जितने भी जो आपके जो मेंटली जो इल डिसऑर्डर होते हैं, उनके अंदर अपन क्या करते हैं, साइकेट्रिक के अंदर अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ इज अ पॉजिटिव मेंटल स्टेट इन विच अ पर्सन कैन कॉप विद यूजुअल टेंशन। मतलब मेंटली हेल्दी अपन पेशेंट को या पर्सन को अपन कब बोलेंगे, मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो क्या करेगा, जितने भी जो उसके जो डेली लाइफ जो प्रॉब्लम्स है, जो नॉर्मल जो स्ट्रेस होते हैं, वो उनको इजीली क्या कर पाएगा, उनको इजीली सॉर्ट आउट कर पाएगा, उनको इजीली कॉप अप कर पाएगा। या फिर बात करें अपन नेक्स्ट, जो भी उसकी जो सोसाइटी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी के अंदर जो कैसा सर्वाइव करना है, कैसे सर्वाइव नहीं करना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या सजेशन देने हैं, क्या क्या नहीं रहना है, कैसे अपने को सर्वाइव करना है। ठीक है, किसको जो मतलब एक तो अपन बोलते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उनको एडजस्ट करना है, कैसे उनको सर्वाइव कराना है अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, एक गुड मेंटल मैनर के अंदर। मतलब आपका जो मेंटल, अगर आप हेल्दी हो तो आप अपने सोसाइटी के अंदर भी बहुत अच्छे से रह सकते हो। साथ ही साथ अपने जो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप जो जहाँ पे आप स्टैंड करते हो, जहाँ पे आप जहाँ रहते हो, जहाँ पे आप पूरे का पूरे सोसाइटी और कम्युनिटी, वहाँ पे आप क्या करोगे, अपने आप को प्रॉपरली आप क्या करोगे, मैनेज कर पाओगे और अपने आप को प्रॉपरली आप प्रमोट भी कर पाओगे। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर अपन जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम को क्या करते हैं अपन, आगे से आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तब भी अपन क्या कहेंगे कि अपन क्या है, आप बिल्कुल ही मेंटली हेल्दी हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई पर्सन होता है जो क्या करता है, छोटी मोटी जो स्ट्रेस होता है, उन स्ट्रेस को लेकर क्या करता है, बहुत ज़्यादा थिंक करता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। अब जितना ज़्यादा सोचेगा तो उससे ज़्यादा क्या होगा, उसकी जो थिंकिंग है, ठीक है, वो थिंकिंग भी क्या होगी, कहीं ना कहीं रिटार्ड होगी। ठीक है, हर कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे उसकी वजह से, और नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से क्या करेगा, वो डिसीजन भी गलत लेगा, और डिसीजन गलत लेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा वो, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, उसकी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कब, अगर वो जो पर्सन है वो पर्सन क्या है, मेंटली इल है। ठीक है, और क्या करेगा, अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसको भी क्या करेगा, एक तरह से गुड सेल्फ एस्टीम को लेकर चलेगा, और जो भी उसकी जो लाइफ के अंदर जो जितनी भी जो भी लाइफ है, वो लाइफ क्या होगी, पूरी की पूरी इसकी सेटिस्फैक्ट्री लाइफ देखने को मिलेगी। कब, जब वो इंसान क्या है, या फिर जो पर्सन है वो पर्सन क्या है, प्रॉपरली मेंटली हेल्दी है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर बात करेंगे कि क्या है मेंटल हेल्थ। तो देखिए, ये क्या है, आपके फाउंडेशन होता है किसी भी इंसान के वेलबींग और उसके इफेक्टिव वर्क को लेके। अगर आप अच्छा खासा वर्क कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो, अगर आप प्रॉपरली क्या हो, वेल मैनेज हो, आपकी वेल बींग हो, तो आप क्या हो, प्रॉपरली आप क्या हो, एक तरह से मेंटली हेल्दी हो। दूसरा अपन बात करेंगे, और हाँ साथ ही साथ अपने जो कम्युनिटी के अंदर जो फंक्शन होंगे उसके अंदर भी क्या होंगे, आपके इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा। दूसरी बात करेंगे पर नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ इज आल्सो रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग। ठीक है, इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है कि आपका जो मेंटल वेलबींग है, इसके अंदर आपको प्रमोशन भी देखने को मिलता है। मतलब आप क्या हो कि अगर आप कोई प्रॉब्लम से घिरे हुए हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आप अपने आप को क्या करोगे, प्रमोट भी करते रहोगे आपकी मेंटल वेलबींग को। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ एक ऐसा ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ट्रीटमेंट तो होता ही है, मेंटल जो इलनेस होती है उसका ट्रीटमेंट तो होता ही है, साथ साथ में अपन इसका क्या करते हैं, प्रिवेंशन भी देखने को मिलता है। मतलब अगर अपन मान लो कोई मेंटल इल है तो अब आपको पता है कि भाई स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कैसे कैसे खत्म करना है, अपन ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आप लोग को स्ट्रेस नहीं हो। तो जैसे अपन मेडिटेशन वगैरह, जैसे योगा वगैरह करते हैं, तो वो एक तरह से क्या है, वो आपका प्रिवेंशन है, ताकि आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो सको। ठीक है, तो वो क्या आएगा, किसके अंदर आएगा, आपके प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ। फिर बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट। इसके अंदर बहुत सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अवेलेबल होती है, जैसे बहुत सारी थेरेपीज़ है, बहुत सारे ड्रग्स है,
ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उन थेरेपीज़ का उन ड्रग्स का अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कब, जब आप कहीं ना कहीं क्या हो, मेंटली इल हो, ताकि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो क्या हो, बिल्कुल ही बैलेंस रहे, बिल्कुल ही आपका नॉर्मल रहे और इफेक्टिव रहे, ठीक है। फिर रिहेबिलिटेशन भी आपको देखने को मिलता है कब, जब पेशेंट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है मेंटल इलनेस से, तब क्या होगा, वो ट्रीटमेंट को प्रॉपरली क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट रिसीव करेगा, उसके बाद में क्या कौन सी कंडीशन में जाएगा, और रिहेबिलिटेशन के बाद में फिर बात करते हैं पीपल अफेक्टेड बाय मेंटल डिसऑर्डर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मेंटल हेल्थ जो होता है वो आपके रिलेटेड होता है किससे, प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग से, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और साथ ही साथ आपके ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन भी सब ने अलग अलग दे रखी है, जैसे कि WHO, आपके जो कार्ल मेनिंजर है, उन्होंने भी अलग अलग सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटल हेल्थ को अलग अलग डिफाइन कर रखा है। अपन बात करेंगे WHO के अकॉर्डिंग। तो WHO ने क्या डिफाइन किया है मेंटल हेल्थ को, तो मेंटल हेल्थ इज डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। मेंटल हेल्थ क्या है, स्टेट है किसकी, वेलबींग की, इन विच एवरी इंडिविजुअल, जो क्या है, हर कोई जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, अपने आप की, हिज और हर, अपने आप की जो खुद की जो पोटेंशियलिटी होती है, जो पोटेंशियलिटी, जो अपन जो कैपेसिटी, जो एबिलिटीज़ होती है, उनको क्या करता है, वो रियलाइज़ करता है, और रियलाइज़ करने के बाद में उनको कहाँ पे अप्लाई करता है, किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम को या उन स्ट्रेस जो होता है, उस स्ट्रेस को ईजिली वो कॉप अप कर पाता है, और कॉप अप करने के बाद में अपनी लाइफ को क्या करता है, प्रॉपरली उनको वर्क, जो आपने जो लाइफ के अंदर जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम को अच्छे से डील करता है, और डील करने के बाद में क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या फिर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। और जितना हो सके सोसाइटीज़ के अंदर या फिर कम्युनिटीज़ के अंदर अपना जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन भी क्या करता रहेगा, वो प्रॉपरली देता रहेगा, जिससे उसकी सोशल लाइफ, उसके मेंटल लाइफ और उसकी जो फिजिकल लाइफ है वो क्या रहे, बिल्कुल ही अच्छे से वो मैनेजेबल हो सके, ठीक है। तो अपन एक बार और उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, आपका एक स्टेट होता है किसका, वेलबींग का, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो इंडिविजुअल क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं किसको, अपनी और अपने आप की जो पोटेंशियलिटी, जो क्षमताएं होती है उनको, वो क्या करती है, किसी भी प्रकार का जो प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस वगैरह, प्रॉब्लम वगैरह, उनको क्या करता है, इजीली कॉप अप करता है, ठीक है। किसके नॉर्मल लाइफ की, सबकी लाइफ में टेंशन होती है, आपकी लाइफ में भी है, सब मेरी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में टेंशन होती है, तो उन टेंशन को अपन कैसे कॉप अप करते हैं, अपने मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी है तब आप क्या कर पाओगे, उनको इजीली कॉप अप कर पाओगे। अगर आप मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से आप घिरे हुए रहोगे, प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करता है मेंटल हेल्थ, आपको सपोर्ट करता है किसके अंदर, आपकी जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम को कॉप अप करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और वर्क क्या अपन क्या करते हैं, प्रोडक्टिवली वर्क करते हैं, साथ साथ में अपन जितना हो सके अपन कंट्रीब्यूशन देते हैं किसके अंदर, अपने कम्युनिटी के अंदर। तो ये होती है आपकी किसकी डेफिनेशन, आपके अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनिंजर, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन कौन सी है आपके, अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनिंजर। कार्ल मेनिंजर का मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि एन एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट किसका, ह्यूमन का या ह्यूमन बीइंग का, टू द वर्ल्ड, ठीक है ना। एडजस्टमेंट किसका, ह्यूमन बीइंग का, किसके अंदर, वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। एंड ईच अदर, मतलब या तो फिर ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर ह्यूमन टू एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उनके अंदर आपको एडजस्ट करना है, या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन, या फिर सोशल लाइफ जो होती है, मैंने बताया आपको कि या तो फिर ईच अदर विद अ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, जितना हो सके उतना आप इफेक्टिवली डील करो, या इफेक्टिवली आप क्या करो, एडजस्ट हो ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर ह्यूमन टू एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड हैप्पीनेस, अब वहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि भी आपको हैप्पीनेस भी आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि भी आप जो आपके जो रिलेशन है ह्यूमन टू ह्यूमन, वो आप भले अपने आप को मतलब ये मान रहे हो कि भाई मैं कर रहा हूँ तो आगे वाला भी ऐसा ही दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जितना हो सके आप अपने आप को वर्क, मतलब आपको इफेक्टिवली आपको क्या करना है, वर्क करना है ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर ह्यूमन टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये किसने बोला था, आपके कार्ल मेनिंजर ने। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे मेंटल हेल्थ के। अपन कैसे बोलेंगे कि भाई जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी सही है या फिर प्रॉपरली स्टेबल है या फिर प्रॉपरली बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो एक तो क्या होगा, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, ठीक है। अपने आप को, अपने आप कौन हो, ठीक है, अपने आप को पहचानने की जो आपका जो एबिलिटी है वो आपको मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे स्टैंड कर रहे हो, कैसा आप रिएक्ट कर रहे हो, कैसा सोच रहे हो, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सारा का सारा, ठीक है। तो वो क्या होती है, अपने आप को पहचानने की, अपने आप को एक्सेप्ट करने की क्या होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये पहला आपका कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है, द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड अदर्स, ठीक है। मतलब आप इतने कैपेबल होना चाहिए कि आप किसके साथ में सही कर रहे हो, किसके साथ में
गलत कर रहे हो। मतलब आप उनकी जो दूसरों की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने की भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आपका जो मेंटल स्टेटस है या फिर मेंटल जो स्टेट है वो क्या रहेगी, आपकी नॉर्मल देखने को मिलेगी और अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो फील राइट मतलब अच्छा आपको क्या करना है, फील करना है दूसरों के लिए, ठीक है। द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, ठीक है, आपके छोटे टास्क हो या चाहे बड़े टास्क हो, ठीक है, उनको पूरा करना या फिर उनको कंप्लीट करना, जैसा आप बोलते हैं ना अपन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जैसा आपका गोल है वैसा आप क्या करते हो, बिहेव करते हो, तभी आपके जो टास्क होते हैं जो तभी आपके जो गोल होते हैं वो आप गोल क्या करते हो, अचीव करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करना चाहेंगे कि आपका कोई टास्क है कि आपको छोटा मोटा कोई भी गोल है कि भाई आपको ये पूरा करना है, तो आपको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, वैसा ही आप क्या करोगे, बिहेव करोगे, वैसा ही आप क्या करोगे, वर्क करोगे, तभी आपका जो गोल है वो गोल क्या होगा, आपका पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर, अब देखो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जो क्या करते हैं मेंटल हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, वो सबको क्या कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फैक्टर बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं पर्टिकुलरली किसी भी स्टेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके जो मेंटल हेल्थ है, ये साइकेट्रिक है, इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स क्या करते हैं, आपके अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो पर्सन क्या करेगा, कहीं ना कहीं मेंटली अफेक्टेड देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अपन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बारे में एक एक करके अपन बात करेंगे। फर्स्ट आपका देखने को मिलता है हेरिडिटी। क्या देखने को मिलता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी एक कॉमन फैक्टर है, जो मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर जो होते हैं वो उसके कहीं ना कहीं आपके हेरिडिटी जो होता है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है, आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो वो हेरिडिटी का मोस्ट कॉमन रहता है, कॉजेज रहता है। तो इसके अंदर अपन देखने को मिलेगा हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर क्या होगा, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, जीन फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, डीएनए फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं, तो वो सारे के सारे कौन से होंगे, आपके जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस। फिर बात करेंगे अपन डिफेक्ट टेम्परामेंट। डिफेक्ट टेम्परामेंट आपका जो स्वभाव है उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, तब भी आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं इननेट एबिलिटीज़। इननेट एबिलिटीज़ और आपके इननेट डिसेबिलिटीज़, एक तो होती है एबिलिटीज़ और एक होती है आपकी डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ मतलब डिसेबल होते हो, ठीक है। इननेट मतलब आप जब वुम्ब में होते हो तभी कोई ना कोई क्या होती है आपके अंदर, या फिर कोई जीन फैक्टर या फिर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हो, डिसेबल हो सकते हो। डिसेबल आप शायद फिजिकली हो सकते हो, चाहे कहीं ना कहीं आप मेंटली भी हो सकते हो। जैसे आपने देखा होगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह जो होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने जो इननेट डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है आपके अंदर। जैसे बहुत सारे बार आपने देखा होगा एबिलिटीज़ है, तो एबिलिटीज़ भी आपको, आपका जो IQ है वो बहुत अच्छा हो तो वो आपके इननेट एबिलिटीज आपको शुरू से ही आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इननेट एबिलिटी जो आपको मतलब नेचुरल आपको मिली हुई है आपके जन्म से पहले, और फिर आप क्या करते हो जन्म के बाद में आप उन एबिलिटीज़ का आप बहुत ज़्यादा उसका अच्छे से यूज़ करते हो। और डिसएबिलिटीज़ कोई ना कोई डिफेक्ट आपके फिजिकली और मेंटली, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक या फिर ड्यू टू हेरिडेटिक फैक्टर। दूसरा देखने को मिलेगा आपको चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। कौन सा देखने को मिलेगा, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सबका होता है, जैसे मेरा भी है, आपका भी है, सबका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अगर आप शुरू से ही जब आप चाइल्डहुड के अंदर थे तब अगर आपकी नर्चरिंग, जो आपका जो नरिशमेंट अगर प्रॉपर हुआ है, ठीक है, तब आप लोग आपकी जो मेंटल हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है, मतलब आपका जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हुआ होगा। अगर आपकी प्रॉपर नर्चरिंग नहीं हुई है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो पेरेंटल की वजह से हो, चाहे वो आपके भाई और बहन मतलब जो सिस्टर ब्रदर है, चाहे वो आपके कोई भी ना कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से अगर प्रॉपरली आपका नरिशमेंट हुआ है तब तो आपकी जो मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ है वो प्रॉपरली रहेगी। और अगर मान लो कि भाई आपकी जो प्रॉपरली जो नरिशमेंट हुआ है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो किसी भी बहुत सारे कॉजेज़ है, अपन बात करेंगे सोशल कॉज और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं और कौन कौन से सोशल कॉज देखने को मिलेंगे। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव मेंटल हेल्थ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नर्चरिंग। अगर पॉजिटिव है तो मेंटल हेल्थ क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, देखने को मिलेगी। और अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो क्या होगा, बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे। इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, आप कैसे मतलब जब आप मतलब जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स से मतलब किस तरफ, जो आप उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स किस प्रकार से उनसे डील करते हैं, ठीक है। एक देखा होगा आपने
बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या होता है कहीं और इंटरेक्ट होता है, तो कहीं और इंटरेक्ट होने की वजह से भी क्या हो सकता है उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है चेंज हो जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स में से अगर मम्मी प्रॉपर माँ जो है वो प्रॉपर टाइम दे पा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने फादर के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा थोड़ा सा वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंटरेक्शन होना चाहिए प्रॉपरली किसके अंदर, आपके पेरेंट्स और सिबलिंग के अंदर। अगर मान लो सिबलिंग और जो पेरेंट है इनके अंदर अगर प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है तब भी पेशेंट या फिर पर्सन के अंदर मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं आपको एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। ठीक है, फैमिली बॉन्डिंग भी एक मेन फैक्टर होता है किसके अंदर, आपके बच्चे के अंदर। अगर फैमिली बॉन्डिंग बहुत अगर अच्छा है तब क्या होगा, या तो फिर देखो नेगेटिव भी एस्पेक्ट है इसके और पॉजिटिव भी है। ठीक है, एंड प्रॉब्लम पेरेंटल रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं आपको, तो उसके रिजेक्शन की वजह से भी क्या होगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, सिबलिंग रिवेलरी, ठीक है, आपके आपके जो भाई होते हैं, कजिन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड लॉसेज। ठीक है ना, ऐसा लॉस जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, मतलब सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अर्ली एज के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं उनका मतलब रिलेशन जो होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स फादर अलग रहता है, मदर अलग रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है प्रॉपर बच्चे को क्या नहीं मिल पाता है, प्रॉपरली उनका जो स्नेह है, जो लव है, अफेक्शन है, वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है बच्चे के अंदर या फिर उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है मेंटल स्टेटस अफेक्ट हो सकता है, इश्यूज बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखने को मिलेंगे किसके अंदर, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमनली तो आपको देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, नर्चरिंग या फिर पेरेंटल इंटरेक्शन या फिर आपके पेरेंटल रिजेक्शन। ठीक है, और लास्ट में देखने को मिलता है आपको अनरिजॉल्व आपके चाइल्डहुड लॉसेस। नेक्स्ट देखने को मिलेगा अपने को फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर है वो आपको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर दो तो अपने देख लिए, एक तो आपने हेरिडिटी और दूसरा आपने कौन सा देखा, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। तीसरा है आपका लाइफ सर्कमस्टेंसेस। अब लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो मेंटल हेल्थ है वो क्या होती है बार बार अफेक्ट देखने को मिलती है। जिसके अंदर बात करेंगे अपन स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट भी स्टार्टिंग अगर बात करें स्टार्टिंग की शुरुआत की, तो ये सबसे ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है आपका स्कूल का एनवायरनमेंट। जैसा आपका स्कूल का एनवायरनमेंट होगा वैसे आप क्या करोगे, आपकी लर्निंग भी वैसी होगी, और जैसी लर्निंग होगी वैसी आपकी क्या होगी, स्किल भी आपकी वैसी डेवलप होगी। अगर मान लो स्किल का अगर एनवायरनमेंट है, वो अगर स्किल का एनवायरनमेंट क्या होगा अगर प्रॉपर नहीं है, नेगेटिव हो रहा है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपरली आप लर्निंग भी नहीं कर पाओगे। लर्निंग नहीं कर पाओगे तो बहुत सारी जो बैड हैबिट्स है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है। ये एज की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो एज के अंदर आपको बात करें अपन 8 से लेकर 10 ईयर, ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पर्सनल रिलेशन। कौन से रिलेशन, पर्सनल रिलेशन। आज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बहुत सारा देखो बिजी लाइफ है सबकी, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है पर्सनल रिलेशन जो होते हैं वो पर्सनल रिलेशन हो सकता है अच्छे भी हों, लेकिन जहाँ तक देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज आते हैं किसी भी बात को लेके, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे वो आपके पेरेंट और आपका मतलब पेरेंट और जो उसका जो बच्चा है उसका हो सकता है, किसी का भी पर्सनल रिलेशन वो भी इशू होता है। पॉवर्टी मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलता है मेंटल हेल्थ का। आप सबको पता है कि अगर फाइनेंशियली अगर कहीं ना कहीं अपन लॉस में है या फिर फाइनेंशियली अगर कहीं ना कहीं वीक है, तो आपका जो मेंटल हेल्थ बार बार स्ट्रेस में होते हो, बार बार स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, स्ट्रेस भी आपके फिजिकल हेल्थ को भी क्या करेगा, मोस्ट अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप बार बार क्या हो स्ट्रेस में हो तब भी आपको जो आपका जो मेंटल जो फिजिकल हेल्थ है वो स्ट्रेस हर चीज़ को अफेक्ट करता है, पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है आपके अफेक्ट करता है। देखा होगा आपने आज के टाइम पे सब मेनली किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर किसी बात का कोई ना कोई क्या है स्ट्रेस है किसी भी बात का हो सकता है, वो चाहे उसका लाइफ का हो सकता है, जॉब से लेके मतलब उसकी स्टडी को लेके, उसकी फैमिली को लेके, उसकी पर्सनल लाइफ को लेके, उसके फ्रेंड्स को लेके, कहीं ना कहीं किसी भी बात का कोई ना कोई क्या होता है स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो पॉवर्टी क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज रहता है किसके अंदर आपके मेंटल हेल्थ के अफेक्ट होने के लिए। ठीक है, फिर पुअर फिजिकल हेल्थ। कौन सी वाली, पुअर फिजिकल हेल्थ कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई ना कोई डिजीज़ चल रही है लंबे टाइम से, क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, या फिर आपका जो फिजिकल सेटअप है या फिजिकल जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है डिफेक्ट देखने को मिल रहा है उसके अंदर, तब भी क्या हो सकता है आपके
मेंटल हेल्थ को अंदर अफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कौन सा रहेगा आपके पुअर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। आज सब कुछ होता है लेकिन जॉब नहीं होती है। ठीक है, कई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, कोई भी अगर पर्सन है अगर वो क्या रहेगा, अगर उसको बेरोजगार है तो बेरोजगार की वजह से क्या होगा, सोर्सेज नहीं होंगे उसके पास में, इनकम नहीं होगी तो क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचेगा, स्ट्रेस में होगा, एंजाइटी उसको होगी, हर चीज़ का कहीं ना कहीं क्या होगा उसको प्रॉब्लम होगा। तो हो सकता है कि वो ये भी आपका जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा उसको अफेक्ट करे, किसको, आपके मेंटल हेल्थ को। फिर बात करेंगे अपन मेंटल एंड फिजिकल एब्यूज़। फिजिकल एब्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे बात करें अपन रेप विक्टिम है, ठीक है, उसके साथ में अगर फिजिकल वायलेंस हुआ है या फिर फिजिकल एब्यूज़ हुआ है तो भी वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, मेंटली अफेक्टेड हो रही है। ठीक है, आजकल तो फिजिकल एब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेंटल एब्यूज़ के अंदर फैमिली के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको बार बार किसी काम को लेकर टॉर्चर करना, पढ़ाई को लेके कि भाई आप पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा स्कोर करो, अगर स्कोर नहीं कर पाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मेंटल एब्यूज़ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेंटल एब्यूज़ किसी भी टाइप का हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली आपको स्टडी या फिर पर्टिकुलर किसी भी टाइप का देखने को मिल सकता है। और आपका फिजिकल एब्यूज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे जो वायलेंस होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या करते हैं, आपके उसको मेंटल हेल्थ को, साइकेट्रिक को अपने कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर जॉब एनवायरनमेंट, जॉब से कोई सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब एनवायरनमेंट, जॉब में कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, या फिर प्रॉपरली जो अपने को जो प्रॉपर जो टास्क दे रखे होते हैं वो टास्क प्रॉपरली पूरे नहीं हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से भी क्या आपका जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सोशल लाइफ, सोसाइटी के अंदर एक अच्छी और रेपुटेशन के साथ में लाइफ सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ काम होता है, तो सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं क्या करती है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। बहुत सारे रीजन है, तो अगर अपन आगे देखेंगे कौन कौन से रीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साइकेट्रिक के या फिर मेंटली हेल्दी जो पर्सन है। ठीक है, किसको अपन बोलेंगे कि ये भाई मेंटली हेल्दी फिट है या फिर पूरा का पूरा मेंटली हेल्दी अच्छा है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपने आप के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, किसके लिए, अपने आप के, टुवर्ड सेल्फ, अपने आप के लिए क्या होगा, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिविटी बहुत कम देखने को मिलेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा। तब अपन बोल सकते हैं कि ये बंदा जो है या फिर ये बंदी जो है, ये पर्सन जो है वो क्या है, बिल्कुल ही मेंटली हेल्दी है। दूसरा है सेंस ऑफ हार्मनी। ठीक है, सेंस ऑफ हार्मनी, ठीक है, जो अपने जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या करेगा, प्रॉपरली बहुत ही अच्छे से बिल्डअप करेगा, हर चीज़ के अंदर प्रॉपरली उसको टाइम, वैल्यू, रेस्पेक्ट सब कुछ उसको प्रॉपरली दे पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके जो रिलेशन है या फिर जो उसके जो हार्मनी जो भी अपन बोल सकते हैं, स्वभाव एक तरह से बोल सकते हैं अपन, या अपन मधुर स्वभाव, ठीक है, अच्छा स्वभाव बोल सकते हैं अपन, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तब अपन बोल सकते हैं कि जो उसका जो मेंटल स्टेटस है वो क्या है, बिल्कुल ही अच्छा है, या फिर जो पर्सन है वो पर्सन क्या है, मेंटली हेल्दी है। हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूज़, अपने जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या होंगे, अपने लिए भी अच्छे होंगे और किसी और के लिए भी अच्छे होंगे, अपनी वैल्यूज़ भी अच्छी है और किसी और के लिए भी जो अपन दे रहे हैं वो भी क्या होगा, किसी ना किसी से अच्छा होगा। तो भी उसको अपन बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका मेंटल हेल्थ या फिर मेंटली हेल्दी है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंट होगा और उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी, रेस्पॉन्सिबल होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन अपने आप को या फिर अपनी प्रॉब्लम और साथ ही साथ जो दूसरों की प्रॉब्लम है उनको भी क्या करेगा, बहुत ही बेहतर तरीके से उसको क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा प्रॉपरली बाय द सजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इफेक्टिव कॉपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, इफेक्टिव कॉपिंग का मतलब ये हो रहा है कि आप कोई भी प्रॉब्लम से घिरे हो, ठीक है, तो उसको आप कैसे डील कर रहे हो, जैसे आपको डील करना है उससे और अच्छे से आप उसको डील कर सकते हो, तभी उसको अपन बोलेंगे इफेक्टिव कॉपिंग। ठीक है ना, और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो कैसी है, आप कैसे प्रॉब्लम को डील, मतलब कैसे प्रॉब्लम है उसको आप प्रॉब्लम को कैसे सबसे पहले समझते हो। ठीक है, समझने के बाद में उस प्रॉब्लम को आप कैसे उसको कैसे सॉल्व करते हो, वो मेनली आपका क्या रहेगा, मेंटली हेल्दी रहेगा। अगर आप प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पा रहे हो, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को क्या कर पा रहे हो, आप इजीली उसको आप फेस नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम को अगर फेस ही नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या करना, आपके लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आपको समझना है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को समझना है कि भाई प्रॉब्लम को मैं कैसे और किस टाइप से उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वही क्या रहेगा आपका इफेक्टिव कॉपिंग या फिर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल्स देखने को मिलेगी। तभी अपन बोल सकते हैं कि आप क्या हो, बिल्कुल ही मेंटली हेल्दी हो। नेक्स्ट, एबिलिटी टू एंजॉय, कहते हैं ना कि लिटिल
एंजॉय लिटिल थिंग्स, ठीक है ना, हर चीज़ को आपको प्रॉपरली एंजॉय करना है, ठीक है ना, तो वो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, एबिलिटी टू एंजॉय, ठीक है ना, क्या चीज़ एंजॉय। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल थिंकिंग एंड इनसाइटफुल रीजनिंग, ठीक है ना, लॉजिकल थिंकिंग, हर चीज़ हर कुछ नहीं सोचना है अपने को, प्रॉपरली सोचना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना, प्रॉपरली आपको सोचना है कि भाई कैसे और कैसे आपको नहीं करना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपरली लॉजिक के साथ में। और इनसाइटफुल, इनसाइट क्या होता है आपका, जजमेंट डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है, कौन सी वाली, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है उसको अपन बोलते हैं इनसाइट, ठीक है ना, तो इनसाइट रीजनिंग, उसके लिए भी क्या हो, अगर आप प्रॉपर है तो आप क्या हो, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ही मेंटली हेल्थी हो। बैलेंस बिटवीन इंटीमेसी एंड सेपरेटनेस, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ होना है और किससे क्या होना है, सेपरेट होना है, इसके अंदर क्या होना चाहिए आपके, बिल्कुल ही बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना, इंटीमेसी और सेपरेशन। नेक्स्ट सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, ठीक है, आपके जितने भी रिलेशन हैं, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, चाहे वो आपके फ्रेंड से हो, चाहे वो आपके किसी भी सोशल जो भी सोसाइटी के अंदर जो रहते हैं उनसे, किसी से भी रिलेशन हो, उन सब से क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर आप किसी से रिलेशन रख रहे हो या फिर किसी से कोई अपने पेरेंट्स के साथ में आप हर चीज़ में बहस करने लग जाते हो, हर चीज़ में आप प्रॉपरली मतलब जो आपके जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। अगर आपके जो रिलेशन है वो चाहे किसी से भी हो, अगर वो प्रॉपर चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो, बिल्कुल ही मेंटली हेल्दी हो, ठीक है, तो सेटिस्फाइंग आपके रिलेशन। नेक्स्ट अब बात करेंगे अपन, अभी तक जो बात कर रहे थे वो अपन बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के बारे में, अब अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे आपके मेंटल इलनेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन, मेंटल इलनेस के बारे में, ठीक है। अब देखो जैसे मेंटल इलनेस है, तो इलनेस का मतलब ये होता है कि भाई एक तो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि भाई मेंटल हेल्थ जो होती है वो मेंटल हेल्थ क्या होती है, आप प्रॉपरली आप क्या हो, अपने आप को ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर अपने आप को ह्यूमन टू एनवायरनमेंट क्या कर रहे हो, प्रॉपरली आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, विद द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। अब मेंटल इलनेस क्या होगा कि मेंटल इलनेस बहुत सारे ऐसे माइंड के कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे, ठीक है ना, क्या होते हैं, माइंड के कंपोनेंट होते हैं। वो माइंड के कंपोनेंट क्या होते हैं, किसी भी ड्यू टू एनी रिस्क फैक्टर या एनी इटियोलॉजिकल कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे कॉजेज मतलब जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, आपके साइकोडायनामिक कॉज हो सकते हैं, आपके साइकोलॉजिकल कॉज हो सकते हैं, ठीक है, आपके फिजियोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉज होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आपके जो बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, एल्टर्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या करता है, आपकी जो बॉडी है वो मेंटली या फिर जो आपकी जो साइकोलॉजिकली क्या करती है, सिम्टम्स को क्या करती है, शो करती है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, जैसे अनइजीनेस हो रहा है तो क्या होगा, एंजाइटी होगी, अनइजीनेस हो रहा है तो क्या होगा, एंजाइटी हो रही है, अगर कोई डिमांड है, डिमांड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, बॉडी को, और बॉडी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा। बताऊंगा मैं आपको सारा का सारा, एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे अपन शुरू से लेकर एंड तक, जितने भी जो साइकेट्रिक के जो वर्ड हैं उन वर्ड के बारे में अपन प्रॉपरली अपन एक एक डिस्कस करेंगे। एक अपना टर्मिनोलॉजी का भी एक अलग से चैप्टर में बनाऊंगा आपको, तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी जो टर्मिनोलॉजी है साइकेट्रिक के रिलेटेड उनके बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन प्रॉपरली अपन बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन बात करते हैं अपन मेंटल इलनेस के अंदर। तो मेंटल इलनेस क्या है, एक स्टेट है, क्या है, एक स्टेट है विच अकर व्हेन पर्सन इज अनसक्सेसफुल इन कॉपिंग। क्या हो रहा है, जो पर्सन है वो पर्सन अनसक्सेसफुल हो रहा है, कब, अपने कॉपिंग मैकेनिज्म या फिर कॉपअप जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को वो कॉपअप नहीं कर पा रहा है, तब विद एनवायरमेंट स्ट्रेसेस, एनवायरमेंट से जो जितने भी जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स से वो अपने आप को कॉपअप नहीं कर पा रहा है, अपने आप से मतलब उस प्रॉब्लम को या उस स्ट्रेस को फेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू इम्बैलेंसेस इन पर्सनल सोशल और फिजिकल, या फिर हो सकता है केमिकल फंक्शनिंग। मतलब एनवायरनमेंट की तरफ से जितने भी जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उन स्ट्रेसेस को क्या कर रहा है, वो इजीली कॉपअप नहीं कर पा रहा है, तो इजीली कॉपअप नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे देखने को मिल सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी, अनइजीनेस या फिर रेस्टलेसनेस, बेचैनी देखने को मिल सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखो कि मेंटल स्टेट क्या है, एक
स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, अनसक्सेसफुल होता है किसके अंदर, किसी भी टाइप की कॉपिंग। और कॉपिंग भी कहाँ से, जो स्ट्रेस जो बाहर से आ रहे हैं, एनवायरनमेंट से जो स्ट्रेस आ रहे हैं उनको वो इजीली कॉप अप नहीं कर पा रहा है। किस वजह से, या तो हो सकता है उसके पर्सनल प्रॉब्लम हो, या पर्सनल कोई फैक्टर हो सकते हैं, हो सकता है कोई सोशल फैक्टर हो, उस वजह से उसको प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहा है, हो सकता है उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उस वजह से उसको डील नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है उसके केमिकल जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई क्या हो सकता है, इम्बैलेंस हो रहा है, उस वजह से क्या कर पा रहा है वो अपने आप को या फिर अपनी प्रॉब्लम को क्या कर पा रहा है, कॉप अप नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो वो सिम्टम्स क्या कहलाएंगे आपके मेंटल इलनेस, क्या कहलाएंगे आपकी एक स्टेट होती है जो क्या कहलाएगी आपकी मेंटल इलनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट क्या होगी आपकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपने को, डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगा देखना कि मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है, मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, आईसीडी का है, DSM-5 का है, इंडियन क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से कैटेगराइज कर रखे हैं। जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जितने भी जो मेंटल डिसऑर्डर का, तब आपको मैं पूरा का पूरा अच्छे से बता दूंगा आपको मैं। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं अपन मेंटल और इलनेस के बारे में। तो मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड एज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन कैरेक्टराइज बाय अल्ट्रेशन इन थिंकिंग। अल्ट्रेशन इन थिंकिंग मतलब थिंकिंग के अंदर क्या आ रहा है, अल्ट्रेशन आ रहा है, जैसे थिंकिंग के अंदर अल्ट्रेशन आएगा, मूड है, मूड के अंदर चेंजेज आएंगे, तो मूड के अंदर चेंजेज आएंगे तो क्या हो सकता है, पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, डिप्रेशन, या फिर हो सकता है देखने को मिलेगा मेनिया, कौन सा, BPAD, बाइपोलर, ठीक है ना, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर BPAD। तो क्या हो रहा है, थिंकिंग के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मूड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और हो सकता है उसके बिहेवियर के अंदर जितने भी जो पर्सनल जो डिस्ट्रेसेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो उस चेंजेस की वजह से क्या होंगे कि जितने भी जो फंक्शन होंगे वो फंक्शन क्या होंगे, इम्पेयर्ड होंगे, ठीक है ना, फंक्शन क्या होंगे, इम्पेयर्ड होंगे। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, मेंटल इलनेस। मतलब आपके जितने भी जो कॉग्निशंस जो फंक्शंस है, ठीक है, जितने भी जो आपके जो माइंड के कंपोनेंट है उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, इम्बैलेंसेस आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, अपने को आपके मेंटल इलनेस आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटल इलनेस के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल इलनेस, इसके अंदर अपने को देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट जो देखने को मिलेगा, कब आप मेंटल इलनेस हो या फिर कब आपको अंदर कहीं ना कहीं मेंटली इलनेस आपको देखने को मिल रही है। कब, जब पहली बात क्या है, चेंजेस इन वंस थिंकिंग, अगर आपकी थिंकिंग के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, आपकी मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आपकी परसेप्शन के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और आपकी जो फीलिंग है या फिर जो जजमेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जो जजमेंट के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी क्या हो रहे हैं, प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तब अपन क्या बोल सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं मेंटली इल हो, ठीक है। फिर जजमेंट रिजल्टिंग इन चेंजेस इन टॉक एंड बिहेवियर विच अपियर टू बी डेविएंट फ्रॉम प्रीवियस, ठीक है, मतलब आपने आज तक जितने भी जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, ठीक है, और अगर आप आज कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, या फिर आपकी थिंकिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपका जजमेंट चेंज हो रहा है, जो भी आपने आज तक प्रीवियसली जो भी आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किए और आज अगर कोई सामने प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो लेकिन वो बार बार कहीं ना कहीं चेंजेज आ रहे हैं, तब अपन क्या बोल सकते हो कि वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि एक प्रीवियसली अपन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की थी तो इजीली सॉल्व हो रही थी, लेकिन आज ऐसे बहुत सारे कोई फैक्टर हैं जो फैक्टर क्या कर रहे हैं, अपने को प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने दे रहे हैं, या फिर मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हो, आप मेंटली इल हो, ठीक है। प्रीवियस पर्सनैलिटी और नॉर्म फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। सेकंड आपका जो है द चेंजेस बिहेवियर कॉज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स और बोथ। चेंजेस इन बिहेवियर, ठीक है, चेंजेस इन बिहेवियर जो क्या कॉज कर रहे हैं, डिस्ट्रेस, ठीक है, आपके बिहेवियर के अंदर ऐसा चेंज आ रहा है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हो, या फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको अनइजीनेस फील हो रहा है, और उस वजह से आप क्या कर रहे हो, या तो आप भी फील कर रहे हो, आप भी सफ़र कर रहे हो, और साथ में आपकी जो फैमिली है वो भी सफ़र कर रहे हो चीज़ को, तब भी आप क्या होंगे, मेंटली इल होंगे। कब? जब आप आपके बिहेवियर के चेंजेस के कारण, आपके अंदर जो बिहेवियर का चेंज हुआ है उस बिहेवियर के चेंजेस के कारण आप क्या हो रहे हो, प्रॉब्लम में आ रहे हो, स्ट्रेस के अंदर हो रहे हो,
प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और साथ ही साथ आप फील कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके जो फैमिली मेंबर, जो फ्रेंड्स हैं, वो भी इस चीज़ को सफ़र कर रहे हो, तो भी क्या होंगे, आप कहीं ना कहीं मेंटली इल हो। तीसरी बात करेंगे अपन, चेंजेस इन द कॉन्सिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉजेज डिस्टर्बेंस। ठीक है, चेंजेस इन कॉन्सिक्वेंस डिस्ट्रेस, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर, तो रेगुलरली अगर कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं जो क्या कॉज कर रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस इन डे टू डे एक्टिविटीज़। ऐसे चेंजेस जो आपके रूटीन लाइफ को क्या कर रहे हैं, रूटीन एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे चेंजेस जो क्या कर रहे हैं, आपके रूटीन लाइफ को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, या फिर आपके काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, एक तो आपकी एक्टिविटी को, रूटीन एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रूटीन जो आपका जो काम है उसको भी क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके जो रिलेशन है उससे भी क्या कर रहे हैं, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और जो कोई अलग जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो सोशल, वोकेशनल, आपके स्टडी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड डिसफंक्शन, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तब भी अपन क्या बोल सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं क्या हो, मेंटली इल हो। पहला क्या बताया मैंने, थिंकिंग, परसेप्शन और मेमोरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। दूसरा क्या है, बिहेवियर के अंदर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप भी फील कर रहे हो, साथ साथ में आपके जो भी दूसरे इंडिविजुअल है वो भी आप, या फिर दोनों आप क्या कर रहे हो, सफर कर रहे हो। तीसरा क्या है कि डेली लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपके जो वर्क सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, और सारे के सारे आपके जो रिलेशन है वो भी क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि आप क्या हो, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं कि भाई जो पर्सन है वो पर्सन क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल इलनेस। जैसे अपन ने पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, वैसे कैसे अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल इलनेस, कि मेंटल इलनेस को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, या फिर जिसकी वजह से अपने को अपन देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपन क्या हो रहे हैं, मेंटली इल हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन बायोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले बात करेंगे अपन ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शन जो क्या कॉज कर रहे हैं आपके मेंटल इलनेस। तो बायोलॉजिकल कॉजेज के अंदर सबसे पहला क्या आएगा, आपकी हेरिडिटी, क्या आएगा, देखने को मिलेगा हेरिडिटी। ठीक है, फिर आपके डिस्टर्बेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर आप पढ़ा होगा आपने, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। अगर उसके लेवल के अंदर या तो फिर ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, दोनों मतलब इम्बेलेंस हो रहा है, या तो क्या होगा, ज़्यादा होगा या फिर कम हो रहा है, नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल हो तो मतलब आप क्या हो, बिल्कुल ही नॉर्मल हो, मतलब मेंटली इल हो, मतलब नहीं हो मेंटली हेल्दी हो। अगर मेंटली इल कब होंगे, जब क्या हो रहा है, या तो हेरिडिटी या फिर डिस्टर्बेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, तब क्या हो सकते हो आप, मेंटली इल हो सकते हो। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, कोई पर्टिकुलरली आपको ब्रेन का डिसऑर्डर है, क्या है, पर्टिकुलरली आपको ब्रेन का डिसऑर्डर है, तब भी अपन क्या बोल सकते हैं कि जो पर्सन है, पर्सन क्या है, मेंटली इल है। अब जैसे अपन बात करेंगे ब्रेन की डिसऑर्डर, ब्रेन की डिसऑर्डर की अपन बात करते हैं, एक कैटेगरी आती है अपने ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। कौन सी कैटेगरी आती है अपने, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के अपन इसके अंदर मेनली दो देखते हैं अपन, डिमेंशिया और डेलीरियम। ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या होता है, ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर अल्टरनेट या फिर अल्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो क्या होती रहती है, लॉस होती रहती है। ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन लाइक इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर कोई डिसऑर्डर हो रहा है, तब भी कोई कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है। बहुत सारे जो मेंटल सिम्टम है वो आपको देखने को मिल सकता है। हेड इंजरी वगैरह, कोई भी इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कोई सी भी इंजरी हो सकती है, तो उस इंजरी की वजह से भी आपको कहीं ना कहीं सिम्टम देखने को मिल सकता है। इंटॉक्सिकेशन एक मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। डेफिशिएंसीज, डीजनरेशन, ठीक है, जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, प्रॉपरली जो सेल्स है, वहाँ की जो प्रॉपर सेल क्या हो रहा है, उनके अंदर डीजनरेशन देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है आपको, मेंटल इलनेस या फिर मेलिग्नेंसी मतलब ट्यूमर्स वगैरह जो होता है, उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिर बात करेंगे अपन कौन सा वाला, आपका फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर होता है, वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी क्या करेगा, आपके मेंटल इलनेस को प्रमोट करता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी क्या करेगा, आपको मेंटल इलनेस कर सकता है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर क्या रहेगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज मतलब जैसे कि लाइक प्यूबर्टी, ठीक है, या तो जल्दी आती है या फिर लेट आएगी प्यूबर्टी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं क्या कॉज करे, मेंटल इलनेस कॉज कर सकता है। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुएशन अगर आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी भी आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है,
तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है। मेंटली डिस्टर्ब क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके मेंटल इलनेस के लिए, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन भी क्या है एक तरह से, इसकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आ रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जब जो भी फीमेल है वो या जो भी गर्ल चाइल्ड है वो क्या हो सकता है, उसके अंदर भी कोई ना कोई मेंटल सिम्टम देखने को मिल सकता है। प्रेगनेंसी की एक भी इसके अंदर भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उस ड्यूरिंग भी अपन मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल इलनेस देखने को मिल सकती है। मेंटल इलनेस भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। डिलीवरी, परप्यूरम, ठीक है, एंड रिलेटेड एंडोक्राइन चेंजेस, ठीक है, कौन से एंडोक्राइनल चेंजेस जिसको अपन बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेंटल इलनेस के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे, ठीक है, वैसे वैसे हो सकता है कि फिजिकली और मेंटली भी क्या हो, आप इल हो सकते हो, अफेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। फिजिकल इलनेस कौन सी वाली, थायराइड, लाइक थायराइड डिसफंक्शन, ठीक है। थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं या थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके फंक्शन जो होते हैं वो अगर अल्टर्ड होते हैं, बार बार क्या हो रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, वो भी कहीं ना कहीं क्या होती है, अफेक्ट, वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, आपके मेंटल इलनेस के लिए। क्रोनिक फिजिकल इलनेस, किसी को लंबे टाइम से कैंसर है, किसी को लंबे टाइम से कैंसर है, HIV है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो क्या है, बहुत लंबे टाइम से आ रही है, ठीक है। तो उस लंबे टाइम से जो डिजीज़ आ रही है उसकी वजह से पर्सन क्या हो रहा है, बार बार उसके बारे में सोच रहा है, या फिर पर्सन जो है वो पर्सन क्या कर रहा है, उसको बार बार उसके बारे में कहीं ना कहीं मेंटली क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो हो सकता है कि पर्सन के अंदर आपके जो मेंटल इलनेस है वो देखने को मिल सकती है। एंड हैंडीकैप्ड इलनेस, ठीक है। हैंडीकैप्ड इलनेस, किसी के भी प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ड है, ठीक है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, ठीक है, हियरिंग नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, हैंडीकैप्ड है, तो कहीं ना कहीं लो फील करेगा तो हो सकता है कि देखने को मिल सकता है मेंटल इलनेस। तो ये सारे के सारे कौन से कॉज रहेंगे, आपके सारे के सारे फिजियोलॉजिकल और आपके बायोलॉजिकल कॉजेज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे अपन आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है किसके लिए, मोस्ट कॉमन फैक्टर किसका, आपके मेंटल इलनेस का। कौन सा वाला, साइकोलॉजिकल फैक्टर। जैसे कि अंदर बात करें पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर पर्सनालिटी फिजिकल ट्रेट्स भी हो सकते हैं, मेंटल ट्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं घर के अंदर स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा कॉमन घर का स्ट्रेस, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम, या फिर जॉब प्लेस, जॉब के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस वजह से भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है। फिर आपकी जो जॉब है वो जॉब का लॉस हो रहा है, या फिर जॉब आपने छोड़ दी है किसी भी कारण से, हो सकता है कि आपके वहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आपने जॉब छोड़ दी, या फिर ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आपको फिर, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल सकता है, आपको मेंटल इलनेस देखने को मिल सकती है। फॉल्टी रिलेशन, कौन सा वाला, फॉल्टी रिलेशन, ठीक है, बहुत सारे आज के टाइम पे बहुत सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं फॉल्टी रिलेशन, ठीक है। आइसोलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, आइसोलेशन प्रॉब्लम इन सेक्सुअल लाइफ हिस्ट्री, ठीक है ना, आइसोलेशन प्रॉब्लम इन सेक्सुअल लाइफ हिस्ट्री मोस्ट कॉमन कॉज है इसका, आपके देखने को मिलेगा मेंटली इलनेस का, ठीक है। सेक्सुअल एब्यूज, ठीक है, और अनहील्ड क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस जो आज तक हील नहीं हुए, भाई बहुत टाइम पहले हुए थे या फिर अभी रिसेंटली हुए, लेकिन वो बार बार क्या कर रहे हैं, आपको बार बार सता रहे हैं, तब बार बार आप क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है, बार बार आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है, तो भी अपन क्या बोल सकते हैं कि वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके मेंटल इलनेस को। मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, किसका, आपके मेंटल इलनेस का। लास्ट सोशल फैक्टर, लास्ट कौन सा है आपका, सोशल फैक्टर। अनहेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना, अनहेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट मोस्ट कॉमन, ठीक है ना, जहाँ भी आप रह रहे हो प्रॉपरली वहाँ आप सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, बहुत सारे कॉज होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, माइग्रेट हुए, कहीं और रह रहे थे, कहीं और आए, एडेप्टेशन नया है, एनवायरनमेंट नया है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक टाइम लगता है, तब तक क्या हो सकते हो आप, बार बार डिस्टर्ब हो सकते हो। पॉवर्टी मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, बेरोजगारी होगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मेंटली ज़्यादा सोचेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, पर्सन जो है पर्सन कहा जा सकता है मेंटली इलनेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ब्रोकन होम, ठीक है ना, क्या है आपका, ब्रोकन होम, ठीक है। फिर है आपका वॉर हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लिए।
फिर है आपके प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलीजन। आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, रिलीजन के प्रति जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या करती है, आपके कॉज करती है कास्ट सिस्टम और प्रॉस्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से कॉज होंगे आपके, सारे के सारे देखने को मिलेंगे आपके मेंटल इलनेस के। ठीक है, थैंक यू। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भी अपने इसके बाद जो यूनिट होगी वो अपन बहुत जल्दी आप मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।